अब थ्रस्ट क्या होती है, देखिए। सबसे पहले एक छोटी सी चीज आपको बताऊं जिसको कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको क्या कहता है कि जब आप किसी चीज को किसी फ्लूइड में डालते हो, फ्लूइड बाय द वे लिक्विड और गैसेस दोनों को ही कहते हैं। फ्लूइड की डेफिनेशन होती है एनीथिंग विच कैन फ्लो। कोई भी चीज जो कि फ्लो कर सके उसको फ्लूइड बोलते हैं। लिक्विड भी फ्लो करता है, गैसेस भी फ्लो करती हैं, और इनका एरिया फिक्स नहीं होता क्योंकि इनका शेप फिक्स नहीं होता। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में डालते हैं, पूरी तरह पानी में डबो देते हैं, तो ये बताइए कि वो ऑब्जेक्ट कितने फ्लूइड को डिस्प्लेस करता है। या नॉर्मली जब हम किसी स्विमिंग पूल में छलांग लगाते हैं और पूरा पानी के अंदर चले जाते हैं तो स्विमिंग पूल का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होता है। ये बताइए कि स्विमिंग पूल का जो वाटर लेवल है वो कितना इंक्रीज होता है। जी, सर हम लोग का बॉडी का वॉल्यूम का हिसाब से बिल्कुल इंक्रीज सही, होता है। बिल्कुल वॉल्यूम। तो आर्किमिडीज यही कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द वाटर या फ्लूइड। जितना पानी डिस्प्लेस होगा, एक्चुअली में वो उसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा जो पानी के अंदर होगा, क्योंकि आप पूरे के पूरे पानी में डूब गए, तो आप कितना पानी डिस्प्लेस करेंगे, जितना आपका अपना वॉल्यूम। ठीक है, आगे सुनिए। अब थ्रस्ट का फोर्स क्या है, और से सुनिएगा। आप जब पानी में कूदे तो आपने कुछ पानी को डिस्प्लेस किया। ठीक है, पानी को डिस्प्लेस किया। अगर आप किसी तरीके से वो डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट निकाल लें, उस डिस्प्लेस्ड वाटर का मास निकाल के उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब उस डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट निकाल लें, तो वो वेट अपथ्रस्ट के बराबर होता है। The volume of the liquid displaced is equals to the volume of the object. Hence, the weight of the liquid displaced is equal to the upthrust acting on the object. Is very clear. उसको दिमाग में रखिएगा। समझ में आ रही है बात? यानी जो पानी डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट अपथ्रस्ट के बराबर होता है। ये मैं जब इसकी डेरिवेशन करूंगा तो मैथमेटिकली इसको प्रूव करके दिखाऊंगा कि वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस अपथ्रस्ट के बराबर। अब एक बात बताएं, आप पानी में तैर रहे हैं अंदर, या ये ब्लॉक पानी के अंदर पूरे का पूरा समर्ज है, इसको उल्टा सीधा आड़ा तिरछा कुछ भी कर दे, क्या वो जो डिस्प्लेस वाटर है उसका वेट चेंज हो जाएगा क्या, इसको घुमाने फिराने से? जी, नहीं सर। नहीं होगा। जब उसका वेट नहीं चेंज होगा वाटर का डिस्प्लेस का, तो इसका मतलब है अपथ्रस्ट भी चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब है अगर नो पहले सर। अपथ्रस्ट यूज थी, अभी भी कितनी रहेगी, यूं ही रहेगी। अपथ्रस्ट एरिया पे डिपेंड ही नहीं करेगी। आंसर इसका सीधा सीधा क्या है, बी आंसर। ठीक है, चाहे तो आप चेक कर लें। दिस ये इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है, ये देखिए, बी आंसर। ठीक है ना? तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अपथ्रस्ट क्या है, जो पानी आपने डिस्प्लेस किया उसका वेट अगर आप निकाल लें तो वही अपथ्रस्ट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए लार्ज कंटेनर in an oil refinery, three oils of different densities are mixed. No chemical activity occur. The mixture consists of 1200 kg of oil of density this, 1500 kg of oil with density of 860, and 4000 kg of oil of density 910. What is the density of mixture? Mixture की density निकालने का बच्चों एक फॉर्मूला है। Density of mixture is equals to total मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, मिक्सचर की डेंसिटी निकालते हैं, टोटल मास, सबके मासेस को ऐड कर देते हैं। 1200 प्लस 1500 प्लस 4000। ठीक है, वॉल्यूम नहीं। ठीक है, सिंपल डेंसिटीज मत ऐड कर दीजिएगा मिक्सचर के लिए, वॉल्यूम निकाल देते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। डेंसिटी। तो 1200 डिवाइडेड बाय 1100, बताइए क्या इसका वॉल्यूम आता है। सर 12 सर 1.09। 1.09। 09। ठीक है, 1.09 मीटर क्यूब
ये इसका वॉल्यूम है। यही कहानी इसके साथ करें, 1500 डिवाइडेड बाई 860, 1.74। 74। इसके साथ भी यही करें, 4000 डिवाइडेड बाय 910, 4.39। 4.39, है ना। जी। अब जी। सारे वॉल्यूम्स लगा दो, 1.09 प्लस 1.74 प्लस 4.39। बताओ मिक्सचर की डेंसिटी कितनी। जी बेटा सर क्या। सर 927। 927। 927, इसका मतलब ये आंसर है ना। जी सर जी सर। ठीक। ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, डोंट एवर ऐड द डेंसिटीज एंड डिवाइडेड बाय 3, ऐसी कोई हरकत नहीं कीजिएगा। डेंसिटी का, मिक्सचर का फॉर्मूला यही होता है कि टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम करें, बड़े सुकून से आपके पास आराम से मिक्सचर की डेंसिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, क्या वर्क एनर्जी पावर भी पढ़ लिया। जी सर। अच्छा, इसको भी पढ़ लिया, मेरी गुड़िया बड़ी तेज जा रहे हैं। A box slide down the ramp. The change in gravitation potential energy of the box is 16 joule as it moved between the position x to y. The box has it for 24 joules of kinetic energy at x and 35 joules of kinetic energy and y. How much work is done against the friction force? फ्रिक्शन एक कंजर्वेट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क जो है वो डिपेंड करता है पाथ के ऊपर। बाय द वे, इसके यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 16 जूल्स थी, यहाँ पे हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कंसिडर करेंगे। हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है, क्योंकि फ्रिक्शन है सिस्टम में, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसने हमें सवाल में बताई है 24, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी बताई है उसने 16, इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो बता रहा है सवाल में 35 है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि ये हाइट से नीचे आ गया तो हम कितनी अज्यूम करेंगे, जीरो। ठीक है। द चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है, तब 16 इनिशियल थी और चेंज होके सारी की सारी खत्म हो गई, जीरो हो गई। वर्क डन चाहिए। ये कितना हो रहा है, 40 -35 इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। डब्ल्यू किसके बराबर आ रहा है, 5 जूल्स। ये आंसर सही है भाई। जी, क्लियर है। सर। हाँ बोलो। सर हमें ये आप दोबारा एक्सप्लेन कर सकते बेटा ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। जब सिस्टम के अंदर फ्रिक्शन होगी ना, तो फ्रिक्शन वाले सिस्टम में ये वाला फॉर्मूला लगाओगे वर्क एनर्जी थ्योरम का। सही है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। तो सवाल में वो कह रहा है कि द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉक्स इज 16 जूल्स एज इट मूव फ्रॉम पोजीशन एक्स टू वाई। एक्स से वाई तक पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, 16 का। इसका मतलब है मैंने ये मान लिया कि यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 16, और क्योंकि यहाँ ये कंप्लीटली हाइट से नीचे आ गया तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी मशहूर, जीरो। सही है हैं। ना। जीरो। फिर वो कहता है द बॉक्स हैज अ काइनेटिक एनर्जी एट एक्स इज 24 जूल, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 24 हो गई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 16 हो गई। फिर वो बताता है 35 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट वाई। जब वो वाई पे पहुंचा है यहाँ पे, सॉरी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी 35 जूल्स है, पोटेंशियल में जीरो कंसिडर कर रहा हूँ। ये बताओ वर्क डन कितना है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के वैल्यूज को सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होती ना सिस्टम में, तो फिर हम सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल, दैट्स इट। क्योंकि फिर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है सिस्टम के अंदर, सॉरी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो फिर बस ये लगता है। फ्रिक्शन जब होता है तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम होता है। सही है। जी सर। चलिए, जारिफ समझ आया। खफीफा, खफीफा जारिफ सो गए। जी सर समझ आ गया। जी सर।
उसके बाद द टोटल एनर्जी सप्लाइड टू एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ई, एनर्जी क्यू इज वेस्टेड एंड द रिमेन energy is does useful work. What is the efficiency of the motor? Efficiency of the motor क्या है? यूजफुल आउटपुट आपको गिवन नहीं है, वैसे एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आउटपुट तो नहीं है, यहाँ वेस्टेड की बात करनी है, तो वेस्टेड की टर्म में हम एक इक्वेशन छोटी सी डेरिवेशन कर सकते हैं। देखिए, इनपुट बराबर होता है आउटपुट प्लस वेस्टेड के, ठीक है। यानी हमने कुछ एनर्जी दी, उसमें से कुछ यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। हमने एक बल्ब को 100 जूल्स की एनर्जी दी, तो उसने 90 जूल्स लाइट हमें दी और 10 जूल हीट एनर्जी दी। अब हमें बल्ब से हीट एनर्जी तो चाहिए नहीं थी, तो वो वेस्टेज एनर्जी कहलाएगी, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर अच्छा, यहाँ पे अब देखिए पी आउट किसके बराबर हो जाएगा। पी आउट इज इक्वल टू पी इन माइनस पी डब्ल्यू, यानी इनपुट में से वेस्टेड, ये इधर ले जा रहा हूँ, वेस्टेड एनर्जी माइनस कर दूंगा। बाय द वे, यार इनपुट को वो क्या वर्ड बोल रहा है, ई का, और वेस्टेड के लिए क्या वर्ड यूज कर रहा है, क्यू का। अब ये वैल्यू यहाँ लगा दो, एफिशिएंसी इज इक्वल टू ई माइनस क्यू ओवर, इनपुट को उसने ई का वर्ड यूज किया है, एलसीएम को ब्रेक कर दो दोनों के नीचे, ई अपॉन ई माइनस क्यू अपॉन ई, ई ई कैंसिल, वन बचेगा। एफिशिएंसी किसके बराबर हो रही है, वन माइनस क्यू ओवर ई, ठीक है। वन माइनस क्यू ओवर ई, क्या आंसर है, सी आंसर, सही है। जी। जी सर। So this is how actually you solve this question. हो गया कॉपी है? जी सर। जी सर। ठीक है। उसके बाद on object with the different masses are placed on a horizontal surface of the table. The objects are then released to different height above the table. The gain in potential energy of each of the object is same. Which graph best show the variation the height of the object with their masses? Height और masses का जो है वो रिलेशन किस उससे जो है वो सबसे बेहतर शो हो रहा है। बाय द वे, मास और हाइट एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेशन में है। देखिए, सबकी पोटेंशियल एनर्जी सेम है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बराबर होती है जीपी, बाय द वे एम जी एच के बराबर होती है। वो कह रहा है कि सबकी पोटेंशियल एनर्जी गेन सेम है, सबके लिए ग्रेविटी भी सेम है, तो ये भी कांस्टेंट है और जी भी कांस्टेंट है। एक काम करें, ये पूरे सामान को इधर ले आए, तो ये हो जाएगा जीपी ओवर एम इंटू जी, जिसमें ये जीपी और जी ये दोनों चीजें मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, कांस्टेंट। तो और ये बराबर है एच के, तो इसका मतलब है कि 1/m इज इक्वल इज प्रोपोर्शनल टू एच। इसका मतलब है ये दोनों क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में जो कर्व बनता है वो हमेशा ऐसे कर्व बनता है, दो क्वांटिटीज का इनवर्स का, इनवर्स का कर्व ए होता है, ठीक है। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सी तो मास जितना भी बढ़ाते जाए हाइट कांस्टेंट है, और डी जो है वो ये कह रहा है कि मास बढ़ेगा तो हाइट इंक्रीजिंग ग्रेडियंट के साथ बढ़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, इनवर्स रिलेशन हमेशा इस तरीके से कर्व होता है, तो दैट इज ए, ठीक है। चलिए चले, यहाँ आज रोकते हैं। बाय द वे, वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम है भी उसका क्या नाम है इसका, डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन भी पढ़ लिएगा। जी सर। ओ भाई, कौन सी स्पीड से जा रहे हैं तुम लोग के स्कूल वाले। जेट सर लेकिन इंजन कुछ लगा, समझ में आता ही नहीं। जेट सर इंजन। कुछ पढ़ाते ही नहीं है। इतने सारे सब टॉपिक स्किप किया हुआ है। वही मैं कह रहा हूँ, जेट इंजन की स्पीड से जा रहे हैं भाई। मतलब मैं अभी अपने कॉलेजेस में जिस जिस जगह में पढ़ा रहा हूँ, सारे कॉलेजेस में अभी मैं डेंसिटी पे पहुंचा हूँ, डेंसिटी खत्म करके मैं प्रेशर पे पहुंचा, और मैं मैक्सिमम मिड टर्म तक जो है वो वर्क एनर्जी पावर को खत्म कर पाऊंगा। फिर मैं नेक्स्ट टर्म से वेव डिफॉर्मेशन और वेव्स और फिर इलेक्ट्रिसिटी और न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ये तो सर बहुत हमने जरूरी। ये डेंसिटी एक दिन के 2 पीरियड्स में डेंसिटी खत्म कर दिया, पता नहीं कैसे। नहीं नहीं, प्रेशर तो बहुत लंबी डेरिवेशन है डेंसिटी प्रेशर में तो। सर 2 पीरियड में हमने खत्म भी कर सर दिया। एक दिन के अंदर, सर एक दिन 2 पीरियड के अंदर। और तीसरा पीरियड में हम लोग वर्कशीट कर रहे थे दिन। चलो अभी दूसरी क्लास को ज्वाइन करना, ठीक है ना।
अभी आज मुझे उसके मूवमेंट के क्वेश्चंस करवाने हैं कि टू पिवट क्वेश्चंस कैसे करने हैं, किस तरीके से, वो क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। टू पिवट क्वेश्चंस करवाए थे क्या मैंने क्लास में? नहीं सर, टू ठीक ठीक पिवट है। नहीं कर रहा है। ठीक वन है। पिवट। ठीक है, आज करेंगे, ठीक है। रीज्वाइन कर लो तुम लोग 5 मिनट के बाद।